मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार, वितरण, मृदा अपादन, मृदा संरक्षण, इस टाइप के टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे काली मिट्टी से शुरुआत करते हैं। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी देखो, इसका जो निर्माण होता है ना, काली मिट्टी का निर्माण, अपन बात करें निर्माण से संबंधित, तो जो दक्कन ट्रैप है, अपन दक्कन ट्रैप, दक्कन का जो पठार है, तो उसमें बेसाल्टिक चट्टानों से इसका निर्माण होता है। किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टान है दक्कन ट्रैप में, दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मृदा के अन्य नाम बात करें, जैसे रेगुर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रेगुर मृदा भी कहते हैं इसको। चार नोजम कहते हैं, चार नोजम, चार नोजम भी कहते हैं इसको। इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत बढ़िया होती है। देखो क्या है, काली मृदा के बारे में बात की अपन ने, तो इसका निर्माण यह दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है। इस मृदा को रेगोर, चारनोजम तथा कपासी मृदा भी कहते हैं। सामान्यतः ये मृदा कैसी होती है? अपारगम्य मृदा होती है। अपारगम्य, अपारगम्य, अपारगम मतलब देखो, पारगम मतलब पार, एक दूसरे देख सकते हैं, अपारगम्य होती है। और ये जैसी गीली हो जाती है ना, जैसे कि बारिश हो गई तो गीली होने से कैसी फूल जाती है, गीली होने से कैसी होती है, ये फूल जाती है। और फूलने से फिर क्या होती है, ये चिपचिपापन सा आ जाता है, चिपचिपी ऐसे। कोई यदि जो काली मिट्टी का जो खेत है, यदि उसमें से निकल जाए और गलती से जूते पैर के निकल गया, तो समझ लो कि उसके जूते उसको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि उनके जूतों से इतनी सारी मिट्टी चिपक जाएगी उसके जूतों से, कि जितना उसका वजन नहीं है उतना उससे मिट्टी चिपक जाएगी, तो उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो चल ही नहीं पाएगा। तो क्या कहा है इसमें कि जो काली मृदा है, इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की जो बेसाल्टिक चट्टान होती है उससे निर्माण होता है। इसके अन्य नाम बात करें तो रेगोर होते हैं, चौरनोजम कहते हैं, कपासी, काली मृदा भी कहते हैं। यह सामान्यतः अपारगम होती है। जैसी ये गीली होती है, बारिश हो जाती है या पानी डाल दिया इसमें, तो गीली हो जाती है, गीली होने से फूल जाती है और वो चिपचिपी हो जाती है। अब गीली हो गई, पानी नहीं बरसा, ठीक है, तो सूख जाती मृदा। सूखने पर ये क्या होती है, मृदा सिकुड़ जाती है। सूखने पर क्या होती है मृदा, ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है तो फिर क्या होती है, इसमें चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जिन्होंने ये मिट्टी देखी है, खेत देखा हो काली मिट्टी को, उनको सही आइडिया लग रहा होगा। देखो, गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और ये मिट्टी सूख जाने पर सिकुड़ जाती है और चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ रही हैं, इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये मिट्टी इस खेत में जुताई हो गई है, तो इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या देखा अपन ने, जो काली मृदा है इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। इस मृदा को रेगोर, चारनोजम, काली कपासी मृदा भी कहते हैं। यह मृदा सामान्यतः अपारगम होती है, गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूख जाने पर सिकुड़ जाती है और चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि भैया ये इसमें अब जुताई हो गई है, इस खेत में जुताई हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है ना, इसमें धीमी गति से अवशोषण होता है। अवशोषण कैसा होता है, इसमें धीमी गति से होता है। ठीक है, और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक इसमें नमी बनी रहती है। ठीक है, नमी की जो क्षय है ना, उसमें कम तरीका से होता है, तो लंबे समय तक इसमें क्या रहती है, लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। ठीक है, देखो, धीमा अवशोषण होता है, तो नमी की क्षय की कमी के कारण काली मृदा में लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। यदि मैं रासायनिक, ये तो सामान्य बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात है, रासायनिक दृष्टिकोण से बात करूँ इसका मैं, तो इस मृदा में चूना हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, है ना, ये जो तत्व है ना, ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चूना, लोहा, मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और यदि मैं बात करूं तो किसकी, कि पोटास की मात्रा भी इसमें ठीक ठाक पाई जाती है ना, पोटास भी। देखो क्या क्या पाया जाता है इसमें ठीक ठाक,
चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इसमें ठीक ठाक पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस के बारे में बात करें अपन, नाइट्रोजन के बारे में बात करें, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो जैव पदार्थ होते हैं ना, इनकी इसमें कमी पाई जाती है। देखो इसका रासायनिक दृष्टिकोण देखा है तो काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटास की काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थ हैं, इसमें इसकी कमी होती है। ठीक है। और इसमें जो लोहा है, लोहा की उपस्थिति के कारण इसका कैसा रंग होता है, इसका रंग भी काला होता है। हालांकि एक और कारण है इसका। ठीक है। लोहा की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला। देखो क्या देखा अभी तक अपन ने, दक्कन ट्रैप होते हैं तो दक्कन ट्रैप में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है, तो इस वहाँ से इसका निर्माण होता है। रेगोर, चारनोजम काली कपासी मृदा कहते हैं। सामान्यतः अपारगम होती है, गीली होने पर फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, सूख जाने पर मृदा सुखड़ जाती है, चौड़ी तो दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जुताई हो गई है। इसमें धीमा अवशोषण होता है, तो नमी की क्षय भी कम होता है, तो इसके कारण क्या लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। रासायनिक दृष्टिकोण देखा जाता है तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटास की इसमें अधिकता पाई जाती है, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थ की इसमें कमी पाई जाती है। और जो इसका काला रंग होता है लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। अब इसका अपन वर्गीकरण देख लेते हैं कि रंग के आधार पर, इसमें जो रंग है उसके आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। रंग के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। रंग के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। कैसी होती है कि मध्यम काली, मध्यम काली। ठीक है। तो मध्यम काली के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन, तो 37% जो भूभाग है मध्य प्रदेश का, कितना 37% भूभाग पर ये पाई जाती है। और मुख्यतः अपन बात करें तो जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ठीक है, और जो निमाड़ वाला प्रदेश है, निमाड़ मतलब बात करें अपन खरगोन, खंडवा, ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में बात करें अपन, गेहूँ हो गया, ठीक है, चना हो गया, ये ठीक ठाक मात्रा में इनकी खेती की जाती है। देखो 3 प्रकार की मृदा होती है। एक काली, सबसे पहली यदि बात करता हूँ तो मैं मध्यम काली टाइप की होगी, तो 37% भूभाग पर पाई जाती है मध्य प्रदेश के। मालवा का पठार हो गया, निमाड़ प्रदेश, यहाँ पर ये मिलती है आराम से। और इस मिट्टी में गेहूँ, चना की कृषि की जाती है। दूसरी होगी छिछली। जो छिछली मृदा होती है ये मध्य प्रदेश के 7.1% भाग पर पाई जाती है। ठीक है। 7, तो ये जो दक्षिणी वाला भाग होता है ना, बैतूल हो गया, यानी जो सतपुड़ा के नीचे है ना, जो सतपुड़ा पहाड़ी होती है उसकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, यहाँ पर एक मृदा पाई जाती है। इसमें अपन को पता है गेहूँ, ठीक है, चावल, ऐसी खेती इसमें की जाती है। और इस मृदा में सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं है, मतलब। और हालांकि वो ये वाले जो क्षेत्र हैं ठीक ठाक से इसमें पानी पाया जाता है। फिर सबसे ज़्यादा मतलब अपन बात करें गहरी काली मृदा, यानी गहरा कलर, ठीक है, ये हमेशा घाटी में पाई जाती है। क्योंकि अपन देखते हैं जैसे ये पहाड़ हो गया, ठीक है, और इधर भी पहाड़ है, तो ये वाला पोर्शन घाटी का बन जाता है। तो यहाँ से ऐसे मृदा छन छन के गिर के यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका तो गहरा कलर हो जाएगा। तो सीधी सी जो नर्मदा सोन घाटी है, कौन सी, नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है, गहरी आएगी। ठीक है। ये 3.5% क्षेत्र पर पाई जाती है, सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये इसमें हम बात करें अपन, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, इसके लिए अनुकूल होती है। ठीक है। देखो 3 प्रकार का रंग होता है इसका। 37% मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार, निमाड़ प्रदेश, गेहूँ, चना, कपास वगैरह, ये सब, कपास तो उसका कॉमन है। छिछली मृदा के बारे में 7.1, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा यहाँ पाई जाती है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, गेहूँ, चावल वगैरह होते हैं। गहरी काली मृदा देखा ना, सबसे निचले वाला पोर्शन, यानी घाटी में पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है, 3.5% क्षेत्र पर पाई जाती है। और गेहूँ, चना, ज्वार के लिए अनुकूल होती है। देखो दोबारा से देखें कि इसमें क्या था कि इसका निर्माण कैसे होता है। जो दक्कन
ट्रैप है उसकी बेसाल्टिक चट्टानों से निर्माण होता है। रेगोर, चारनोजम, कपासी, काली मृदा होती है ये। सामान्यतः अपारगम होती है, गीली होने पर फूल जाती है, चिपचिपी जाती है, सूख जाने पर सिकुड़ जाती है, चौड़ी दरार पड़ जाती है। सामान्यतः जुताई वाली मृदा कहते हैं इसको, ठीक। ऑटोमेटिक धीमे अवशोषण होने से नमी की कम क्षय होता है, तो इससे लंबे समय तक नमी बनी रहती है। रासायनिक दृष्टिकोण से देखा था चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। पोटास भी ठीक ठाक पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। इसका जो काला रंग है वो लोहे की मात्रा के कारण होता है। 3 प्रकार से अपन रंगों के आधार पर बांट सकते हैं इसको, मध्यम और छिछली, मध्यम, छिछली और गहरी। मध्यम 37% भूभाग पर पाई जाती है। मालवा, पठार, निमाड़ प्रदेश, है ना, और गेहूँ, चने, कपास इसके लिए ठीक ठाक मृदा होती है। छिछली में 7.1%, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। गेहूँ चावल की खेती होती है, इसमें सामान्यतः सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। गहली काली मृदा नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है, ठीक है, 3.5% भाग पर। और गेहूँ, चना, ज्वार इनके लिए अनुकूल होती है। ये इसका यदि मैप देखें तो बहुत सारे भाग पर, यानी देख रहे हैं अपन 37%, 7.1%, 3.1%, यानी 4, 7, 48% लगभग भाग पर। मध्य प्रदेश के 50% भाग पर ऑलमोस्ट ये मृदा पाई जाती है ना। अगला यदि बात करें अपन लाल पीली, क्योंकि अपन ने देखा था कि कितने टाइप की मृदा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। काली मृदा, लाल पीली और जलोढ़, इन तीनों से मिला ले तो मिश्रित मिल जाती है, और एक पोर्शन लैटराइट मृदा पाई जाती है ना। तो लाल पीली मृदा के बारे में बात करते हैं। लाल पीली मृदा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के कितने भाग पर पाई जाती है? 37% भाग पर, ठीक है, 37%। यानी 37% मतलब जो बघेलखंड वाला पोर्शन है ना, बघेलखंड, अभी एक बार मैप देख लेंगे इसका, ठीक है, बघेलखंड वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर अपन को लाल पीली मृदा मिलती है। इसका निर्माण देखो, निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, जो कि दक्कन ट्रैप में जो बेसाल्टिक चट्टाना है वहाँ से इसका निर्माण होता है। ऐसे इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो रवेदार आग्नेय चट्टान होती हैं, रवेदार आग्नेय चट्टान है, रवेदार आग्नेय चट्टान है, फिर उनका जो अपक्षय होता है ना, जैसी एक चट्टानें टूटती हैं तो वहाँ से लाल पीली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। और इस मृदा का जो लाल रंग है, इसके बारे में बात करें अपन तो लाल रंग रवेदार तो चट्टान है ही, ठीक है। और ये जो है ना कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट होती है। आग्नेय चट्टानें किस में कन्वर्ट होती है? कायांतरित में। कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट होने से लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। अब जैसे ही लोहे का व्यापक विसरण तो फेरिक ऑक्साइड इसमें मिल जाता है। फेरिक ऑक्साइड अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, इसका जो लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड की जल योजन के कारण इसका पीला रंग हो जाता है, और लोहे के कारण क्या होता है, ये इसका लाल रंग होता है। देखो लोहे के कारण क्या हो रहा है, लाल रंग होता है, और फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए लाल पीली मृदा कहते हैं। देखो क्या देखा अपन ने कि 37% भाग पर पाई जाती है, बघेलखंड में ये मृदा मिलती है ज़्यादा तरीका से। इसका निर्माण कैसे हो रहा है कि रवेदार आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है, ठीक है। इस मृदा का जो लाल रंग है रवेदार तथा कायांत्र चट्टानों के जो लोहे के व्यापक विसरण के कारण लाल रंग होता है, और जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो जल योजन होता है, इसलिए इसका रंग पीला होता है। इसमें बात करें अपन कमी के बारे में तो नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी होती है इनमें, ठीक है। और ये मृदा अपन को पता है, ये जो वाला पोर्शन है यहाँ पे चावल की खेती होती है, चावल की खेती के लिए अनुकूल होती है ये। देखो क्या देखा अपन ने लाल पीली मृदा में, ये मध्य प्रदेश के 37% भूभाग पर ये मृदा पाई जाती है। संपूर्ण बघेलखंड पर पाई जाती है। रवेदार जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनका जो अपक्षय होता है वहाँ से इसका निर्माण होता है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांत्रित चट्टानों में लोहे की व्यापक विसरण के कारण होता है, और फेरिक ऑक्साइड की जल योजन के कारण इसका रंग पीला होता है, इसलिए लाल पीली मृदा कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें, और चावल की खेती के लिए अनुकूल होती है, ठीक ठाक होती है ना। फिर आता है जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा यह मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है,
उत्तर पश्चिमी मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे कि नीमच मंदसौर वगैरह, और उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग। तो यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी जो चंबल वाला बेल्ट होता है ना, यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं, यहाँ पर ही पाई जाती है। इसका प्रतिशत 3% है, 3% भूभाग पर ये पाई जाती है, ठीक है। इससे यदि इसका मैं बात करूँ, इसका गठन निर्माण कैसे होता है, जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई दोमट, बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के गठन में बात करें तो बलुई और दोमट से, बलुई दोमट से क्या होती है, चिकनी मिट्टी मिलती है ना, चिकनी मिट्टी, ऐसे इसका गठन होता है। इसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है, किसकी, पोटास की भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन देखो ऑलमोस्ट सारी मिट्टी में ज़्यादा अपन ज़्यादा तरीके से नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, ह्यूमस, इनकी तो कमी रहती ही है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी मिलती है, ठीक है। अपन देखते हैं कि ये अपने भिंडमुरैना, सोपर, ग्वालियर यहाँ पर मिलती है। तो अपने यहाँ पर सरसों की खेती तो पर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है। तो सरसों हो गए, गेहूँ की, इसकी खेती के लिए अनुकूल होती है ये, ठीक है। और इस मृदा का जो रंग है निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है, ठीक है। कि निक्षेपण मतलब कितनी गहराई में हो रहा है, जलोढ़ का गठन कैसा है, ठीक है। कि बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी बनती है तो इससे इसका गठन होता है, और इसमें निर्माण कितने समय पर हो रहा है तो उसके ऊपर इसका डिपेंड कलर करता है। देखो क्या था कि अपने जलोढ़ मृदा में कि मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है या उत्तरी भाग है, तो वहाँ पर 3% भूभाग पर ये पाई जाती है। इसका गठन के बारे में बात करें तो जलोढ़ मृदा गठन में बलुई मिट्टी से चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है, पोटास की अधिकता होती है इसमें, और नाइट्रोजन फास्फोरस की इसकी कमी होती है। इस मृदा में अपन बात करें तो सरसों, गेहूँ इसके लिए अनुकूल होती है, और निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ मिट्टी का गठन है, उसके निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर इसका कलर डिपेंड करता है। फिर आती है मिश्रित। अब देखो मिश्रित में बात करें तो एक से एक नक्शा है थोड़ा सा कि ऊपर जो भिंडमुरैना वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मालवा में क्या पाई जाती है, निमाड़ वगैरह, मालवा में साधारण काली मिट्टी, ये अपनी नर्मदा सोन घाटी वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पर एक काली मिट्टी पाई जाती है। इधर बघेलखंड में कैसी पाई जा रही, लाल पीली। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर सब प्रकार की मिट्टियाँ मिल जाती हैं बघेलखंड में, बुंदेलखंड में सॉरी। तो यहाँ बुंदेलखंड में काली, लाल, पीली, ये सब टाइप की मिश्र मृदा मिल जाती हैं, तो इसलिए इसको मिश्रित मृदा कहते हैं, ठीक है। और ये गेहूँ हो गया, चना हो गया, इसके लिए अनुकूल होती है, गेहूँ चना के लिए अनुकूल होती है। अगला है लेटराइट मृदा। कौन सी, लेटराइट। लेटेराइट, लेटराइट मृदा ये छिंदवाड़ा और बालाघाट वाला क्षेत्र है, यानी एक ही जगह ज़्यादा तरीका से पोषण पाई जाती है, जहाँ पर ज़्यादा, सीधा कॉन्सेप्ट इसका, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लेटराइट मृदा मिलती है। और मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा बालाघाट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश की 70% भूभाग, यानी छिंदवाड़ा बालाघाट में 70% मृदा तो ही मिल जाती है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश का कितना है, 4% पोर्शन होता है, 4% भाग है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और 4% भाग पर 70% लेटराइट मृदा मिलती है, जो कि छिंदवाड़ा बालाघाट का क्षेत्र है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन बार बार बोल रहे हैं पर नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी तो अधिकता तो होती नहीं है हमेशा, इनकी क्या होती है, कमी होती है हमेशा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना है तो कैल्शियम भी कमी होगी भैया यहाँ पे, चूना, कैल्शियम और जैव पदार्थ है ना, इनकी हमेशा कमी पाई जाती है। लेकिन यदि पोटास के बारे में बात करें अपन, ठीक है, आयरन के बारे में बात करें, आयरन ऑक्साइड, इनकी क्या रहती है, अधिकता होती है। यह क्या अणु उर्वरक प्रकृति की रहती है, अणु उर्वरक, ठीक है, अणु उर्वरक। और इसे अपन भाटा भी कहते हैं, भाटा भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि बात करें ज्वार हो गया, कोदो कुटकी हो गया, ज्वार, कोदो, कुटकी, ठीक है, मोटे अनाज ना, इनकी खेती होती है। और जो भवन निर्माण है, ऐसे इसका जो लेटराइट है ना, ईंट वाला शब्द होता है ना, उससे मिलता जुलता है। तो इसका भवन निर्माण में इसका अपन ईंट वगैरह बनाते हैं, तो इसके लिए बहुत उत्तम मानी जाती है।
देखो क्या देखा, लेटराइट मृदा ना मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा और बालाघाट वाला क्षेत्र है वहाँ पर 70% भूभाग 70% मिट्टी पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश का 4% भूभाग है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम जैव पदार्थों की कमी होती है। पोटास, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसको अनवरक मिट्टी कहा जाता है, इसमें इसको भाटा भी कहते हैं। और ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज की अधिकता होती है यहाँ पे, मतलब ठीक ठाक मात्रा में मिल जाते हैं। और भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। एक बार दोबारा से देखते हैं अपन इनको। देखो जो नक्शा है मिट्टियों के प्रकार, तो जलोढ़ मिट्टी है ये वाले ऊपर वाले पोर्शन पे, ठीक है, भिंड मुरैना सोपर वाले में। और मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर साधारण काली मिलती है। और नर्मदा घाटी में गहरी काली मिलती है। और ये जो पहाड़ी वाला ऊपर का क्षेत्र होता है यहाँ पर छिछली काली मिट्टी होती है। और बघेलखंड में लाल पीली मिलती है। और छिंदवाड़ा और बालाघाट में लेटराइट मिलती है। और बुंदेलखंड वाला पोर्शन है वहाँ पर मिश्रित मिलती है। काली मिट्टी के संबंध में देखा था कि जो दक्कन ट्रैप होती है उसकी बेसाल्टिक चट्टानों से निर्माण होता है। रेगोर चार्जनोजम कपासी मृदा भी कहते हैं इसको। अपारगम प्रकृति की होती है, ये गीली होने पर फूल जाती है, इसको चिपचिपी प्रकृति को जाती है। सूख जाने पर सिकुड़ जाती है, चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि इसमें जुताई हो गई है इसके खेत में। धीमी अवशोषण होता है, इसके कारण नमी का भी क्षय कम होता है, तो लंबी समय तक नमी बनी रहती है इसमें। रासायनिक दृष्टिकोण से बात करें तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटास की इसमें ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है। और इसका जो काला रंग है लोहे की अधिकता के कारण होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी होती है इसमें। अब इसका यदि मैं क्या बात करूं, प्रकार 3 प्रकार से होता है रंगों के आधार पर। मध्यम, छिछली, गहरी। 37% भूभाग पर ये मध्यम मिट्टी पाई जाती है। मालवा, पठार, मेवाड़ प्रदेश में गेहूँ, चना, कपास खेती होती है इसमें। छिछली 7.1%, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा मिलती है। गेहूँ, चावल, यहाँ पर सामान्यतः कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गैली काली मृदा नर्मदा सोन घाटी 3.5%, गेहूँ, चना, ज्वार यहाँ मिलती है। लाल पीली मृदा 37% पर पाई जाती है बघेलखंड वाले क्षेत्र में। निर्माण इसका जो रबेदार चट्टान होती हैं, रबेदार आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है। इसका लाल रंग होता है। रबेदार जो चट्टान होती है और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बना होता है। और इसका लोहे की अधिकता का लाल रंग और फेरो ऑक्साइड का जल योजन के कारण इसका पीला रंग हो जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। चावल की खेती होती है यहाँ पे। जलोढ़ मृदा उत्तर पश्चिमी या उत्तरी भाग है 3.5% भाग पर। यहाँ पे भिंड वाला, ग्वालियर वाला पोर्शन है, चंबल वाला बेल्ट है, वहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसका जो गठन है जलोढ़ मृदा का गठन बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी से होता है। इसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। सरसों, गेहूँ अत्यधिक मात्रा में होती है। मिश्रित जो बुंदेलखंड वाला पोर्शन है वहाँ पर मिश्रित मृदा पाई जाती है। गेहूँ, चना की खेती होती है यहाँ पर। लेटराइट मृदा के बारे में बात करें अपन, लेटराइट मृदा छिंदवाड़ा, बालाघाट में 70% लेटराइट मृदा मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश के 4% भाग है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम जैव पदार्थों की कमी होती है। पोटास, आयरन ऑक्साइड इनकी अधिकता पाई जाती है। अनवरक मिट्टी भी कहते हैं, भाटा भी कहते हैं इसको। ज्वार, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज इसमें पाए जाते हैं। भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। मृदा चरण या मृदा का निम्नीकरण, इसके बारे में देख रहे अपन। देखो विभिन्न कारणों से मृदा की भौतिक हो गए, रासायनिक हो गए या जैविक गुण हो गए, इनमें अनवांटेड जो चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, उसको अपन मृदा चरण कहते हैं। जैसे कि जो वायरस होता है ना, वायरस क्या होता है, जो अनवांटेड चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम में, तो उसको वायरस कहते हैं। इसी टाइप से जो विभिन्न मृदा के जो भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण होते हैं उसमें अवांछित परिवर्तन हो जाए तो उसको अपन मृदा का क्षरण कहते हैं। इसमें कई कारण हो सकते, जैसे कि मृदा का अपर्दन हो गया, ठीक है, अत्यधिक चराई हो गई, अत्यधिक वहाँ से पेड़ कट गए, ये कई कारण होते हैं, ठीक है। मृदा की उर्वरता यदि घट जाती है, ठीक है, मृदा की घटती उर्वरता, क्या घटती उर्वरता, और यदि वहाँ पे बहुत सारा जल जमाव हो गया, तालाब बन गया वो क्षेत्र, ठीक है, जल का जमाव हो गया बहुत ज़्यादा, लवणीयता या क्षारीयता, इसके कारण भी हो सकता है। मरुस्थलीकरण हो जाए, ठीक है, या तो इन सब कारणों के कारण क्या होता है, ये इसमें मृदा का क्षरण होता है। देखो मृदा क्षरण के बारे में देख रहे हैं तो मृदा निम्नीकरण, जैसे कि
विभिन्न कारणों से मृदा के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन को मृदा क्षरण कहते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि मृदा का अपरदन हो गया, मृदा की घटती उर्वरता हो गई, जल का जमाव हो जाता है, लवणीयता, क्षारीयता इसके कारण भी हो सकती है, मरुस्थलीय के कारण होते हैं। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से अपन देखते हैं कि मृदा का अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन, अपरदन। ठीक है, ये होता क्या, देखो, जल अथवा वायु के कारण क्या होता है, जल या फिर अथवा वायु के कारण, जल अथवा वायु के कारण जो मृदा का जो ऊपरी भाग है, मृदा का ऊपरी भाग या मृदा की ऊपरी जो परत होती है ना, यदि वो हट जाती है, ऊपरी परत हट जाती है, जल, जल मतलब पानी बह रहा है, नदी बह रही है, ठीक है, बारिश के पानी में तेज बहाव बह रहा है, ठीक है, और मिट्टी सूख गई तो वो क्या बन जाती है, धूल बन गई, फिर उसके अंदर तेज आंधी आई, तो उससे क्या होता है, ये मृदा उस जगह से हट जाती है। तो मृदा का ऊपरी परत का हटना, ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। जल अथवा वायु के कारण मृदा का ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। यदि मैं भारत में मृदा अपरदन के संबंध में बात करता हूँ, ठीक है, तो जो वर्षा के द्वारा, कौन सा, वर्षा, अभी ऐसे वर्षा का सीजन चल रहा है, तो वर्षा जल के द्वारा मृदा की कितनी 1/8 सेंटीमीटर ऊपरी उपजाऊ परत ना वो बह जाती है, ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। क्या बात करी इसने, देखो, मृदा अपरदन की डेफिनेशन क्या होती है कि जल अथवा वायु के कारण मृदा की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। भारत में यदि इसके आंकड़े देखें तो वर्षा जल के कारण ही मृदा की 1/8 सेंटीमीटर ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। और केवल कृषि क्षेत्र से ही, किस, कौन सा, केवल कृषि क्षेत्र से प्रतिवर्ष, केवल कृषि क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 6000 मिलियन टन उपजाऊ मृदा का ह्रास हो जाता है। कृषि क्षेत्र से प्रतिवर्ष 6000 मिलियन टन उपजाऊ मृदा का ह्रास हो जाता है। देखो क्या देखा अपन ने, मृदा का क्षरण क्या होता है, मृदा निम्नीकरण क्या होता है, विभिन्न कारणों से मृदा के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन को मृदा क्षरण कहते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि अपरदन, मृदा का अपरदन हो गया, मृदा की घटती उर्वरता हो गई, मृदा में जल का जमाव हो गया, वहाँ पे मृदा में लवणीयता की अधिकता हो जाए, क्षारीयता की अधिकता हो जाए, मरुस्थलीकरण बढ़ जाए, तो इन सब कारण से मृदा का क्षरण होता है। सबसे पहले मृदा अपरदन को देखा था, तो इसमें क्या है कि जल अथवा वायु के कारण मृदा का जो ऊपरी परत है उसका हटना मृदा अपरदन कहलाता है। यदि कुछ आंकड़े देखें, बात करें, तो वर्षा जल के कारण भारत में मृदा की जो 1/8 सेंटीमीटर ऊपरी परत बह जाती है, मृदा वर्षा जल के कारण। और कृषि क्षेत्र से प्रतिवर्ष, केवल कृषि क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 6000 मिलियन टन उपजाऊ मृदा का ह्रास हो जाता है। ठीक है, यदि मैं अगला बात करता हूँ कि एक अनुमान के अनुसार बात करें अपन, तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, उसका 60% भाग, ऐसे 32 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है अपने भारत देश का, ठीक है, उसमें से जो 60% जो भाग है मृदा अपरदन की समस्या से जूझ रहा है, मतलब उससे ग्रसित है। अब इसके प्रभावित क्षेत्रों के बारे में बात करें अपन, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं मृदा अपरदन से, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मरुस्थल है, जैसे कि राजस्थान का मैदान, ठीक है, राजस्थान का मैदान हो गया, चंबल यमुना उत्खात भूमि, चंबल यमुना उत्खात भूमि,
इसको यहाँ पर अपन चंबली क्षेत्र में क्या बोलते हैं, बीहड़ कहते हैं इसको अपन ना। ठीक है। और जो पश्चिम हिमालय पोर्शन है ना, पश्चिम हिमालय यानी ये पंजाब वाला क्षेत्र है ना, उसका गिरिपाद यानी जो सबसे नीचे शिवालिक वाला क्षेत्र है ना, पश्चिम हिमालय का गिरिपाद वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी। और यदि छोटा नागपुर का पठार के बारे में बात करें अपन, छोटा नागपुर वाला, यहाँ पर भी समस्या है वाली। और नर्मदा ताप्ती घाटी, नर्मदा ताप्ती घाटी का चित्र, नर्मदा ताप्ती घाटी का चित्र, गुजरात और हरियाणा का जो शुष्क क्षेत्र है ना, गुजरात और हरियाणा की शुष्क क्षेत्र। देखो क्या देखा अभी अपन ने, बात करी थी कि मृदा अपरदन क्या होता है। ठीक है, मृदा अपरदन में वही है कि जल तथा वायु के कारण जो मृदा की ऊपरी परत है, यदि वो हट जाती है तो उसको अपन मृदा अपरदन कह रहे होते हैं। कुछ आंकड़े जैसे कि केवल 1/8 सेंटीमीटर है ना, वर्षा जल के कारण ही ऊपरी परत बह जाती है। और केवल कृषि क्षेत्र के कारण ही, कृषि के कारण ही 60 मिलियन टन उपजाऊ मृदा का मतलब अपरदन हो जाता है। और 32 लाख जो क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत में 60% जो क्षेत्र है वो मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसके क्षेत्रों के बारे में बात करें, जैसे राजस्थान का मैदान हो गया, चंबल उत्कात भूमि, चंबल यमुना उत्कात भूमि, पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा ताप्ती घाटी क्षेत्र, गुजरात और हरियाणा का शुष्क क्षेत्र, ये सब होते हैं। यदि मैं मृदा अपरदन के कारणों के बारे में, प्रकार के बारे में बात करूं कि कितनी प्रकार से हो सकता है, तो मृदा अपरदन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, या तो ये वायुवीय अपरदन होता है, यानी तेज हवा चलेंगे, आंधी चलेंगे, तूफान चलेंगे, उससे अपरदन होगा, या फिर बाढ़, भूकंप, बाढ़ वगैरह आती है ना, जल के बहाव के कारण अपरदन होता है। तो सबसे पहले अपन वायुवीय अपरदन के बारे में बात करें, जहाँ पर वनस्पति नहीं होती है, वनस्पति विहीन जो क्षेत्र होते हैं, वनस्पति विहीन एवं उच्च पवन वेग वाले शुष्क क्षेत्रों में, उच्च पवन वेग वाले शुष्क क्षेत्रों में वायु के द्वारा मृदा का अपरदन अधिक होता है। क्या बात करी कि मृदा के अपरदन के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक वायुवीय अपरदन होता है, एक जलीय अपरदन होता है। वायुवीय अपरदन में बात करें तो जो वनस्पति विहीन क्षेत्र हो गया, या उच्च पवन वेग वाले जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे वायु के द्वारा मृदा का अपरदन बहुत अधिक होता है। अपरदन के कारण क्या होता है, जो मृदा होती है एक स्थान से उड़ करके दूसरी जगह पर निक्षेपित हो जाती है। अब मृदा एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर निक्षेपित हो रही है, और इसी निक्षेपण को अपन लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि लोएस क्या है, लोएस का संबंध किससे? अपरदन से है, स्पेशली वायुवीय अपरदन से इसका संबंध होता है। जैसे कि जो भारत का राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग, गुजरात के शुष्क क्षेत्र है, ये जो मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। कौन सा? ये वायुवीय समस्या होती है यहाँ पे। यदि मैं दूसरा क्षेत्र बात करता हूँ, दूसरा प्रकार बात करता हूँ, जल अपरदन वाला, जल अपरदन, तो इसमें क्या होता है कि जल के द्वारा अपरदन हो रहा होता है, और इसमें भी कई प्रकार से होता है। जैसे कि परतदार अपरदन होता है। कौन सा? परतदार अपरदन हो गया, नली का अपरदन हो गया। ठीक है, अपरदन, नली का अपरदन हो गया, अवनली का अपरदन, अवनलिका,
परतदार अपर्दन हो गया, नलिका अपर्दन हो गया, अवनलिका अपर्दन हो गया। अब बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, उसके कारण भी तो मिट्टी इधर उधर होती है। तो ये सब जल अपर्दन के भी प्रकार होते हैं, ऐसे परतदार अपर्दन, नलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन और बूंद अपर्दन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परतदार अपर्दन में। तो जब जो जल होता है एक परत के रूप में बहता है, एक परत के रूप में बहता है, लगातार बह रहा होता है, तो जो मृदा की ऊपरी परत अपने साथ बहा कर ले जाता है। देखो परतदार नाम से पता लग रहा है, जब जल एक परत के रूप में बहता है, जब जल एक परत के रूप में बहता है तो मृदा की ऊपरी परतों को, मृदा की ऊपरी परतों को अपने साथ बहा करके ले जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अपर्दन को अपन परतदार अपर्दन कहते हैं। इसमें सामान्यतः अपन इसकी परिभाषा से पता लग रहा है कि एक परत के रूप में बह रहा है। भाई एक परत के रूप में कहाँ बहेगा जल? ऐसे नदी घाटियाँ हो गई, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो गए, वहाँ पर ही एक परत के रूप में जल बहेगा। तो इस प्रकार के अपर्दन से मृदा की ऊपरी परत हटाने से मृदा कैसी अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ हो जाती है, अनुपजाऊ। देखो क्या देखा, परतदार अपर्दन, जब जल एक परत के रूप में बहता है तो मृदा की ऊपरी परतों को अपने साथ लेके चले जाता है। इस प्रकार के अपर्दन को परतदार अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार का अपर्दन सामान्यतः जो नदी घाटी वाले क्षेत्र हो गए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गए, वहाँ पर को मिलता है। तो इस प्रकार के अपर्दनों में जब ऊपरी मृदा की परत हट जाती है तो मृदा अनुपजाऊ बन जाती है। दूसरा नलिका अपर्दन, इसको रिल अपर्दन दूसरा नाम है इसका, रिल। इसमें क्या रहता है, धरातलीय पदार्थ, जो धरातलीय पदार्थ होते हैं, धरातलीय पदार्थ सामान्यतः मृदा का बहते हुए जल के द्वारा निष्कासन, जो धरातलीय पदार्थ होते हैं तो मृदा का जो बहते हुए जल के द्वारा निष्कासन ही नल का अपर्दन कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत सी जो क्षुद्र नलिक सरिता होती हैं, जो छोटी छोटी जो नदियाँ वगैरह होती हैं ना, बरसात ऋतु में बन जाती हैं, जो नाले नगोचे बोलते हैं उनको अपन, तो इनकी गहराई केवल थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत हो पाती है, तो इसके कारण होता है। तो ये नालियाँ टाइप की बन जाती हैं, इसलिए इसको नलिका अपर्दन कहते हैं। देखो क्या है कि धरातलीय पदार्थ हैं, सामान्यतः मृदा का बहते हुए जल के द्वारा निष्कासन नलिका अपर्दन कहलाता है। इसमें बहुत वर्षा के टाइम पे जो क्षुद्र नलिका बन जाती हैं, ठीक है, इन्हीं के कारण क्या होता है, ये अपर्दन होता है। अब आता है अवनलिका अपर्दन, जब जल एक ढाल से गिरता है, कैसे, ढाल की ओर जब नालियाँ बहता है, जब ढाल हो गया ऐसे, ठीक है, तो जब ढाल की ओर जब नलियाँ में जल बहता है तो मृदा के कणों को भी उखाड़ लेता है वो, ठीक है, और इससे क्या होती है, नालियाँ ऐसे बन जाती हैं उसमें। तो धीरे धीरे ये तो गहरी होती हैं और चौड़ी भी होती जाती हैं और अपने विशाल क्षेत्र में बन जाती हैं। तो देखो ये नलिका है ना, इसका बड़ा रूप अभिनलिका बोल सकते हैं अपन इसको। ऐसे जो चंबल वाला क्षेत्र है, अपन देखते हैं ना कितने कितने गहरे गड्ढे, अपन ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो कैसे कैसे गहरे गड्ढे गड्ढे मिलते हैं। तो वही कारण है, जब जल ढाल की ओर जब नलियों में बहता है तो मृदा के कणों को उखाड़ कर बहा ले जाता है, अब नलिका बन जाती हैं। ये पहले धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होती जाती हैं, विशाल रूप में फैल जाती हैं। तो इसको अपन अपर्दन को अवनलिका अपर्दन कह रहे होते हैं। इस प्रकार से अपर्दित भूमि को अपन उत्खात भूमि भी कहते हैं, उत्खात बीहड़ कहते हैं इसको अपन। अपने देश में जो यमुना हो गई और चंबल हो गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसके लिए जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है वो और ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर जो डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है इसको। आता है अगला बूंद का अपर्दन। देखो जब वर्षा की जो बूंद है मृदा पर पड़ती है, जो जैसे बूंद मृदा पर पड़ेगी तो यहाँ से कि मृदा की कड़ अपने स्थान से हट जाते हैं, तो इसको अपन बूंद अपर्दन भी कहते हैं। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं इस वाले को कि कहाँ से देखा अपन ने इस चीज़ को। मृदा का क्षरण देखा था कि विभिन्न कारणों से मृदा के भौतिक रासायनिक जो गुण होते हैं, मृदा के भौतिक रासायनिक अथवा जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन को मृदा क्षरण कह रहे होते हैं। तो कई कारण मृदा का अपर्दन, घटित उर्वरता, जल का जमाव, लवणीयता, क्षारीयता, मरुस्थल, ये कई कारण होते हैं।
मृदा अपर्दन देखा था, जल तथा वायु के कारण मृदा की ऊपरी परत का हटना मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे कि वर्षा के जल के द्वारा 1/8 सेंटीमीटर ऊपरी परत हट जाती है, बह जाती है, और केवल कृषि क्षेत्र से ही प्रति वर्ष 6000 मिलियन टन मृदा का ह्रास होता है। एक अनुमान के अनुसार कितना है कि संपूर्ण भारत में 60% मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र रहेगा। कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि बात करें अपन यहाँ पे राजस्थान का मैदान, चंबल उत्कात यमुना भूमि, चंबल यमुना उत्कात भूमि, बीहड़ कहते हैं इसको यहाँ पे, पश्चिम हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा ताप्ती घाटी क्षेत्र, गुजरात हरियाणा के शुष्क क्षेत्र। ये अपर्दन दो प्रकार से होता है, एक वायुवीय, एक जल अपर्दन। वायुवीय अपर्दन के बारे में बात करें तो वनस्पति विहीन और उच्च पवन वेग के कारण शुष्क क्षेत्रों में वायु के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मृदा के कण एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसको अपन लोइस कहते हैं। जैसे कि भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश का, गुजरात, यहाँ पर शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार से वायुवीय मृदा अपर्दन होता रहता है। जल अपर्दन के बारे में देखा था, तो ये जल के द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसको जल अपर्दन कहते हैं। ये भी की 4 टाइप्स होता है, जैसे परतदार अपर्दन, नलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, बूंद अपर्दन। परतदार अपर्दन में क्या होता है, जब जल है ना, जल एक परत के रूप में बहता है तो मृदा की ऊपरी परतों को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, परतदार अपर्दन कह रहते हैं। इसमें क्या आता है ना, ये जो क्षेत्र है नदी घाटी या बाढ़ वाला क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, जब मृदा की ऊपरी परत हट जाती है तो इसको अनपजायु बन जाती है। नलिका अपर्दन, जब धरातली पदार्थ सामान्यतः मृदा को जो बहते हुए जल के द्वारा निष्कासन कर देते हैं, तो इसमें बहुत छोटी छोटी क्षुद्र नलिका बन जाती हैं। ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत गहराई पे होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और इसको अपन नलिका कह रहे हैं। अवनलिका में जब जो जल है ढाल की ओर जब नालियों में बहने लगता है और मृदा के कणों को अपने साथ उखाड़ कर ले जाता है, और धीरे धीरे क्या अवनलिका बन जाती हैं, गहरी होती जाती हैं, चौड़ी होती जाती हैं, विशाल आकार ले लेती हैं, तो इसी को अवनलिका अपर्दन कह रहते हैं। इसको अपन उत्कात भूमि कहते हैं। अपने देश की जो चंबल और यमुना नदी हैं, वो दोनों कैसी हैं, इस टाइप की भूमि होती हैं। ठीक है, अब स्पेशली भिंड बराना वाले क्षेत्र में ये अवनलिका या बीहड़ वगैरह ये चलता है। बूंद में क्या होता है, जब वर्षा की बूंदें एक जगह गिरती हैं तो जो मृदा के कण उस जगह से हट जाते हैं, तो इसको इस टाइप का अपर्दन कहते हैं।